गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकक पे। आज हम आपके लिए मुगल एम्पायर पे एक और वीडियो लेके आए हैं। ये हमारे मुगल एम्पायर की सीरीज़ की आखिरी वीडियो होगी। इस वीडियो में हम पूरे मुगल एम्पायर को वाइंड अप कर देंगे। हम आपको समझा देंगे कि लेटर मुगल एम्परर्स कौन से थे, मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कौन सा था, ज़मींदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। अकबर ने जब ये बनाए थे तो उसमें कौन से प्रोविज़न डाले थे, बाद में जहांगीर ने कौन से प्रोविज़न डाले, ये हम बड़ी डिटेल में समझ लेंगे। साथ के साथ हम लेटर मुगल एम्परर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन से लेटर औरंगज़ेब के बाद जैसे हमने पढ़ा था कि मुगल एम्पायर का ग्लोरियस डे ख़त्म हो गए थे और जो मुगल एम्पायर धीरे-धीरे सिकुड़ने लग गया था। कोई भी ताकतवर रूलर नहीं आया था। जितने भी रूलर आए थे या तो वो पपेट किंग बन गए थे या फिर उन्हें किसी नोबल मैन की सहायता की ज़रूरत थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को मनवाने के लिए, अपने रूल को मनवाने के लिए पूरे एम्पायर में उन्हें किसी न किसी की ज़रूरत थी। इसलिए मुगल एम्पायर को पूरी तरीके से अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। मुगल्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो अकबर के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब मुगल एम्पायर जो स्टार्ट किया करा गया था वो बाबर ने किया था। बाबर के बाद हुमायूं आया, पर बाबर को तो पहले उन्होंने तो एंट्री एंट्री ली थी इंडिया में। इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में सोचने का टाइम नहीं था उनके पास। अभी तो एंट्री लिए, लगातार 4 साल में 4 वॉर लड़ी थी उन्होंने। पूरे खुद ही इन्वॉल्व हुआ करते थे। जैसे अकबर था वो तो अपने जनरल्स भेजा करता था क्योंकि वो बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका था इंडिया में, बहुत बड़ा किंगडम पे रूल पहले से ऑलरेडी कर रहा था। पर जो ये बाबर उन्हें खुद इन्वॉल्व होना पड़ता था, इसलिए इतने ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं दे पाते थे। उसके बाद हुमायूँ आए, हुमायूँ उन्होंने तो 15 साल तो एग्ज़ाइल में ही बिताए, बाकी शेरशाह सूरी से लड़ने में बिता दिए। इसलिए वो भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे ना ध्यान नहीं दे पाए। अकबर पहले रूलर थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो 2 पिलर्स पे डिपेंडेंट था। पहला मनसबदारी सिस्टम, दूसरा जागीरदारी सिस्टम। ये 2 पिलर्स थे या फिर 2 लेग्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था। जो इसमें हम डिटेल में समझेंगे मनसबदारी सिस्टम क्या था। मनसबदारी सिस्टम बेसिकली मिलिट्री रैंकिंग का एक मिलिट्री हायरार्ची का एक सिस्टम था कि जैसे कि आज मॉडर्न डे में मिलिट्री में होता है कि पहले जो है फील्ड मार्शल होता है, जनरल होता है, वाइस जनरल होता है, फिर कैप्टन, ये सब कुछ ऐसे रैंकिंग्स होती हैं। ऐसे मनसबदारी सिस्टम भी एक मिलिट्री मैन की रैंकिंग को रिप्रेजेंट करता था। जैसे कि अकबर के दौरान ये बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज़ सिस्टम था। इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले क्या होता था कि वो लोग जो है क्या होता दुनिया इंडिया में अलग-अलग जगहों पे हेरिडिटी सिस्टम हुआ करता था कि एक राजघराने हुआ करते थे। एक राजघराना है, उसके बेटा ही उस सेना को अपनाएगा, उस किले पे जो उसके बेटा ही रूल किया करेगा, उसके बाद उसका पोता रूल करा करेगा। सोयो डायनेस्टी चली गई। वो जो है अपने जो है ओवरलॉर्ड माना करते थे। जो है किले के जो राजा हुआ करते थे, छोटे-छोटे राजा किले के, वो जो है किसी बड़े किंगडम को अपना ओवरलॉर्ड माना करते थे। पहले ये सिस्टम था, पर अकबर ने इसको सिस्टम को चेंज किया, मनसबदारी सिस्टम लाया। इसे मनसबदारी सिस्टम हेरिडिटी नहीं था, अर्थात बाप के बाद बेटा राजा नहीं बनेगा, बाप और बेटे के बाद पोता उस किले का रखवाला या फिर उस किले का कैप्टन या राजा नहीं रहेगा। ये जो है इस पर डिपेंड करेगा कि जो एम्परर है उसके करीबी कौन है, एम्परर किसको फिट समझता है, किसको एफिशिएंट समझता है किस आदमी को, उस हिसाब से एम्परर ही मनसबदारी डिवाइड किया करेगा, मनसबदारी डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने नोबल मैन्स के बीच में। और ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये एक ड्यूअल रैंक सिस्टम है। यानी कि ये जैसे कि जनरल और कैप्टन ये सब कुछ एक फिक्स रैंक होती है भाई। या तो तुम जो है जनरल हो, तुम कैप्टन हो, तुम जैसे कोई मिलिट्री का मैन है वो क्या बोलेगा, मैं एक सिपाही हूँ, मैं एक हवलदार हूँ, मैं एक कैप्टन हूँ या फिर मैं एक ब्रिगेडियर हूँ, ऐसा बोलेगा। पर मनसबदारी में ये ड्यूअल सिस्टम था। यहाँ पे बोलना पड़ेगा मैं एक जाति रैंक बतानी पड़ेगी अपनी और एक अपनी सवार की रैंक बतानी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी 3000 जट रैंक है और 500 सवार की रैंक है। इसका क्या मतलब हुआ
कि मुझ पे जिम्मेदारी है 500 हॉर्समैन को संभालने की और 3000 नॉर्मल सोल्जर या पैदल पैदल सोल्जर्स को संभालने की, जो कि ना घोड़ों पे ना हाथी पे चलेंगे, अपने हाथ में भाला और सील लेके चलेंगे। जो सब ये 500 हॉर्समैन होंगे, इन सबको संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। इनको पैसे भी मैं ही दूंगा, इनको मेंटेन भी मैं रखूंगा। अगर जैसे मिलिट्री में कोई मर जाते हैं तो उनको रिप्लेस करना या फिर पेंशन देना जो मर गए उनके परिवार को, ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी होगी, मनसबदार की ही जिम्मेदारी होगी। और इसकी मेंटेनेंस के लिए मुझे पैसा मिलेगा एम्परर से। अकबर या फिर जो भी मुगल तख्त पे बैठेगा वो मुझे मंथली बेसिस पे सैलरी देगा प्लस मेंटेनेंस देगा। मेंटेनेंस फॉर जट एंड सवार, सवार और जट की जो सैलरी होंगी वो मुझे मुगल एम्पायर मुझे देगा और मैं बाद में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अपने सोल्जर्स के बीच में उस सैलरी को। और ये जो सैलरी होगी ये मुझे कैश बेसिस पे भी मिल सकती है या फिर रिवेन्यू बेसिस पे, लैंड रिवेन्यू बेसिस पे। लैंड रिवेन्यू का क्या मतलब हो गया कि जो मुझे ज़मीन सौंप दी जाएगी, मुझे सूबा या फिर जागीर सौंप दी जाएगी और उस जागीर पे टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मेरी ये जिम्मेदारी होगी कि उससे टैक्स कलेक्ट करूं और उस कलेक्टेड टैक्स से मैं जो है अपनी सैलरी भी पूर्ति कर दूं और मेंटेनेंस जट और सवार को की जो मेरे से सोल्जर्स हैं उनकी सैलरी भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। जैसे इनकी सैलरी होती थी जतो सवार की, फिक्स कर दी गई थी एम्पायर के द्वारा कि भैया तुम्हें इतनी इतनी सैलरी हर आदमी को देनी ही देनी है। ये नहीं कि तुम भाई सब कुछ अपने अंडर ही बटोर लो, तुम सैलरी में बटोर लो, मेंटेनेंस में कुछ खर्चे ही ना करो। वो फिक्स करते थे एम्पायर कि इनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। उसके बाद जो है जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो है हेरिडिटी सिस्टम नहीं था, यानी राजा के बाद बेटा राजा नहीं बनेगा। इसका क्या रिजल्ट हुआ था कि जो मनसबदार होते थे बहुत ही लेविश लाइफ जीते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी डेथ के बाद जो उनका किला है, उनका खजाना वो सब रॉयल फैमिली में वापस चले जाएगा। एम्peror उसको छीन लेगा उसकी डेथ के बाद, उसके बेटे को वापस नहीं दिया जाएगा वो सूबा। इसलिए वो क्या करते थे, बहुत ही लेविश लाइफ जीते थे। खर्चा कर लिया, बड़े-बड़े महल बनवा लिए, आराम से अपना जीवन व्यतीत किया। और जो उनका बेटा होता था वो स्टार्टिंग से मेहनत करता था अपने एम्परर की नज़रों में अच्छा बनने के लिए। अच्छा, मैंने बताया कि जो रिवेन्यू या तो तुम्हें कैश दे दिया जाएगा या फिर लैंड दे दी जाएगी रिवेन्यू कलेक्शन के लिए हो। अच्छा, तुम्हें लैंड दी जाएगी सिर्फ रिवेन्यू कलेक्शन के लिए हो। तुम उस लैंड के ओनर नहीं हो, उस लैंड के ओनर पीसेंट ही होंगे, फार्मर्स ही होंगे। तुम्हें उन फार्मर्स और ट्रेडर्स से टैक्स बटोरना है बस। और जब ये लैंड दी जाती थी तो उसको जागीर कहते थे और उस लैंड ओनर को जागीरदार कहते थे। इससे जागीरदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ। अब ये बात समझने की है कि हर मनसबदार जागीर नहीं होता, पर हर जागीरदार मनसबदार होता है। यानी यानी मनसबदार बहुत सारे होंगे पर जागीरदार कम होंगे, क्योंकि कुछ मनसबदारों को कैश में भी सैलरी पे करी जाएगी और कुछों को जागीरदार बना दिया जाएगा, कैश में पे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो जागीर दी जाती थी, लैंड दी जाती थी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, वो जब्ती सिस्टम के द्वारा दी जाती थी। जब्ती सिस्टम जो कि हमने अकबर वाली वीडियो में डिस्कस करा था कि तोडामल बंदोबस्त एक बने। तोडामल जो उनके रिवेन्यू के सिस्टम, रिवेन्यू के मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव सर्वे किया था इंडियन लैंड का। उन्होंने डिसाइड किया था कि इंडिया में कौन सी लैंड में कितना ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आने की एस्टिमेट है, कि जो है बिहार का जो एरिया है या फिर ये यमुना और गंगा का दाऊद का जो एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है। यहाँ पे जो ज़्यादा टैक्स ज़्यादा बटोरना चाहिए क्योंकि फार्मर्स को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। या फिर जो है राजस्थान का वो सूखा एरिया है, वहाँ से कम टैक्स बटोरना चाहिए। ये सब कुछ सिस्टम जब्ती सिस्टम में तोडामल ने डिसाइड कर लिया था और इसी के बेस पे जागीर डिस्ट्रीब्यूट करी जाती थी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक मनसबदार है जो 3000 जट और 500 सवार का मालिक है, उसको उसके ऊपर ड्यूटी है इतने ज़्यादा सैनिकों को मेंटेन रखने की, इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन रखने की। तो जो है अकबर कैलकुलेट करेगा कि अच्छा
इतनी ज़्यादा इसको पैदल रखने हैं, इतने घुड़सवार रखने हैं, इतनी-इतनी सैलरी देनी है, तो टोटल होके उसको इतना मंथली खर्चा होगा। इतना मंथली खर्चा होगा और जो है मेरे बिहार वाले सूबे में सूबा जो है बिहार का उसमें से इतना ज़्यादा रिवेन्यू आता है। तो चलो इसको इस सूबे में डाल देता हूँ, बिहार वाले सूबे में डाल देता हूँ, दोनों मैच कर रहे हैं। और अगर थोड़ा मिसमैच हो रहा है तो चलो सूबा थोड़ा कम कर देता हूँ ज़मींदारी में, जो है थोड़ी-सी लैंड इसको कम कर देता हूँ, वो जो है मैं बाद में किसी और को दे दूँगा। ये सिस्टम से जो है जागीरदारी सिस्टम की हुई थी। अच्छा, जो मनसूबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते हैं। कि मतलब देखो, अगर जो है तुम रेवेन्यू ही नहीं दोगे किसी मनसूबदार को जागीर ही नहीं सौंपोगे तो जागीरदारी सिस्टम कैसे आएगा? इसलिए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये सप्लीमेंट्री नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि या तो कोई एम्परर जो है मनसूबदारी करता होगा, कोई जमींदारी करता होगा, जागीरदारी करता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही सिस्टम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, जागीरदारी को कई जगह सूबा भी बोला गया है। सूबा या फिर सूबेदारी, जागीर को सूबा बोला जाता है और जागीरदारी को सूबेदारी सिस्टम भी कई जगह किताबों में लिखा गया है, जो कि गलत नहीं है। अब एग्जाम में भी पूछा जा सकता है सूबेदारी सिस्टम क्या था। अच्छा, ये जो सिस्टम है जागीरदारी सिस्टम, इसकी जो रूट्स देखी जाती हैं वो जो है दिल्ली सल्तनत में ही देखी जाती है। जैसे दिल्ली सल्तनत में जो है इक्ता सिस्टम था और वही इक्ता सिस्टम सेम था जागीरदारी सिस्टम के बराबर। उस समय जो इक्ता सिस्टम कहते थे और अकबर ने इसको कह दिया जागीरदारी सिस्टम या सूबेदारी सिस्टम। वहाँ पे इल्तुतमिश ने इक्तेदारी सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें इक्ता बाँट दिया जाता है, ज़मीन बाँट दी जाती थी कि तुम इसी ज़मीन से जो है रेवेन्यू कलेक्ट करो और अपनी एक आर्मी मेंटेन रखो। जब तुम्हें बुलाया जाएगा, तुम्हें जहाँ बुलाया जाएगा, जहाँ भेजा जाएगा, वहाँ तुम्हें जाना होगा। उस सिस्टम को इक्ता सिस्टम कहते थे और बाद में अकबर ने जब इस सिस्टम को रिन्यू करा, तो इसे जागीरदारी या फिर सूबा सिस्टम भी कहा जाता है। उसके बाद अकबर के बाद आते हैं हमारे जहांगीर। जहांगीर ने बेसिकली सेम सिस्टम को अपनाया था जो कि अकबर ने बनाया था। सेम उसको अपनाया था पर उसमें एक अपना ट्विस्ट डाल दिया था। उन्होंने दो नई पोस्ट बना दी, ड्यूवस्पा और सीहस्पा। इसका क्या मतलब होता है? ड्यूवस्पा का मतलब हो गया कि तुम्हें अपने जो सवार हैं उसे 2 गुना रखना पड़ेगा और तुम्हें सीएसपा का हो गया कि अपने सवाल 3 गुने रखने पड़ेंगे। इसका क्या मतलब है बेसिकली कि पहले क्या होता था, अकबर ने फिक्स कर दिया था कि जट और सवार का एक फिक्स रेशियो होगा। ऐसे नहीं कि तुम जो बस घुड़सवारों की बड़ी सी सेना डाल दी, उसमें कोई भी पैदल नहीं रखा तुमने। तुम्हारा फिक्स रेशियो में जट और सवार को रखना पड़ेगा। पर जब जहांगीर आए तो जहांगीर ने एक नया सिस्टम बंद कर दिया कि तुम अपनी जट रैंक को ना छेड़े हुए कि अगर तुम्हारी 3000 की जट रैंक है तो 3000 ही रहने दो, पर तुम अपने सवारों को 2 गुना कर सकते हो, 500 से 1000 कर सकते हो। ये हमने नंबर इमेजिनरी लिए हैं। ये जो अलग अलग मनसूबदार के अलग अलग रैंक हुआ करती थी। ये 3000 और 500 हमने एक इमेजिनरी नंबर लिए हैं। इसके अराउंड ही होती थी पर ये इमेजिनरी नंबर लिए गए हैं। तो ड्यूएस्पा में तुम 3000 जो है अपने जट को, जो तुम्हारी रैंक जो है 3000 ही रहेगी, पर सवारों को तुम 1000 करोगे। या फिर सीएसपा में 3 गुना करोगे, सीएसपा में 3 गुना, ड्यूएस्पा में 2 गुना, अर्थात 3000 तुम्हारी जट रैंक रहेगी, जबकि ये 1500 हो जाएगी तुम्हारी सवार की रैंक। ये सिस्टम लाए थे जहांगीर। इसमें क्या होता था कि चलो तुम्हारी घुड़सवार की रैंक बढ़ गई है तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम्हें अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। ये तुम्हारी जो मेंटेनेंस का जो चेक होगा, तुम्हारा मेंटेनेंस का जो कैश होगा या फिर रेवेन्यू सिस्टम के जरिए, जागीरदारी सिस्टम के जरिए जो भी तुम्हारा बैठेगा तुम्हें दे दिया जाएगा। इसका क्यों लानी पड़ी थी? क्योंकि जैसे अकबर के दौरान बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही थी किंगडम में। इसलिए घुड़सवारों की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, मांग बढ़ गई थी, घुड़सवारों की मांग भी बढ़ गई थी और जो सप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। बहुत बड़ी घुड़सवार की सेना आ गई थी मुगल एम्पायर के पास। इसलिए उन्होंने थोड़ा
कुछ-कुछ सूबेदारों कुछ-कुछ मनसबदारों को 2 गुना घुड़सवार रखने की या फिर 3 गुना घुड़सवार रखने की इजाज़त दे दी थी। ये आते हैं जहांगीर की कंट्रीब्यूशन इन दिस मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम। हमने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हम समझेंगे लेटर मुगल्स के बारे में कि जैसे औरंगज़ेब के बाद कौन से एम्पायर्स आए थे, कैसे औरंगज़ेब के बाद एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया था मुगल एम्पायर का। तो ये वैसे क्यों हुआ था मुगल इसके रीज़न्स क्या-क्या थे? पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके 3 प्रमुख रीज़न्स माने जाते हैं। पहला एक्सट्रीम पॉलिसीज़ ऑफ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की बहुत ही ज़्यादा कट्टरवादी सोच और बहुत ज़्यादा मिलिट्री पॉलिसीज़ जो थी कि औरंगज़ेब ने जो राजपूत के साथ दुश्मनी मोड़ ले ली थी। जैसे औरंगज़ेब से पहले जो भी रूलर आते थे, वो राजपूत को साथ लेके चलते थे। राजपूत को उनके साथ मैरिजेस किया करते थे। उन्हें जो इम्पोर्टेंट पोजीशन दिया करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्हें इम्पोर्टेंट मनसबदारी दिया करते थे, ताकि वो उनके वफ़ादार रहें राजपूत। तो औरंगज़ेब ने क्या किया? औरंगज़ेब ने जो है मेवाड़ वाले इलाके पर कब्ज़ा ही कर लिया। उसने कहा कि राजपूतों को मैं हराऊँगा और उनको दबा के खुद रूल कर लूँगा। अकबर ने समझ लिया था ऐसा नहीं किया जा सकता है और अकबर ने सिस्टम चालू किया था मैरिजेस का। पर औरंगज़ेब ने इसको मानने से इनकार कर दिया और उसने मिलिट्री पे फ़ोकस किया था। और जो उसने जो है सिखों के साथ भी दुश्मनी मोड़ ले ली थी, नीचे मराठाओं के साथ दुश्मनी मोड़ ले ली थी। ये प्रमुख कारण माना जाता है हमारे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का। दूसरा जो कारण माना जाता है वो है शिवाजी या फिर मराठाओं के राइज का साउथ इंडिया या फिर जो डेक्कन प्लेट्यू में शिवाजी का और शिवाजी के वंशजों का मराठा एम्पायर का राइज हो गया था। जो मराठा जो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गए थे। पेशवाओं के दौरान तो मराठाओं ने एक के बाद एक वॉर लड़ते चले गए। सीधा ऊपर तक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था पेशवाओं ने। ये दूसरा रीज़न माना जाता है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का। और तीसरा रीज़न है अब्दाली। मोहम्मद शाह अब्दाली जो कि अफ़गान का एक रूलर था। वो बार-बार इंडिया में आ रहा था इन्वेड करने, सिर्फ़ लूट-पाट मचाता, भाग जाता, लूट-पाट मचाता, भाग जाता। बार-बार जो ये इसने बहुत ज़्यादा प्लंडरिंग कर दी थी मुगल एम्पायर में और मुगल एम्पायर के खजाने में। ये भी तीसरा मेन रीज़न माना जाता है मुगल के डिक्लाइन्स का। अब हम कुछ लेटर मुगल एम्परर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहले हैं बहादुर शाह 1। बहादुर शाह 1 जो कि बेटे थे औरंगज़ेब के और ये बिल्कुल ही उल्टी पॉलिसी रखते थे औरंगज़ेब से कि ये बहुत रिलीजियस टॉलरेंट थे और इन्होंने समझ लिया था कि औरंगज़ेब ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है, अब मुझे थोड़ी भरपाई करनी पड़ेगी। अब मुझे थोड़ा रिलीजियस टॉलरेंट बनना पड़ेगा, थोड़ा सिखों के साथ घुल-मिलना पड़ेगा, थोड़ा राजपूतों के साथ मैरिजेस या फिर किसी न किसी तरीके से उन राजपूतों को अपने साइड लेना पड़ेगा, उन्हें हायर रैंकिंग देनी पड़ेगी। ये सब कुछ बहादुर शाह समझ गए थे और उन्होंने पूरी कोशिश करी इन सबको फॉलो करने की। उन्होंने जो है गुरु सिखों के 10वें गुरु को अपना भी गुरु मान लिया। उन्हें जो है उनकी जो है गाइडेंस ली ताकि जो सिख खुश हो जाएँ उन ये देख के कि अब जो है औरंगज़ेब तो वही है, तो औरंगज़ेब तो बहुत गंदा आदमी था। उसने तो हमारे 9th गुरु को मार दिया, जबकि बहादुर शाह बिल्कुल ही अलग है। ये जो हमारे गुरु की रिस्पेक्ट करता है, उनको मानता है। ये कोशिश थी बहादुर शाह की। फिर आते हैं झंडर शाह। झंडे शाह जो कि बेटे थे बहादुर शाह के और इन्होंने जो है बैटल ऑफ सक्सेशन हुई थी बहादुर शाह के बाद, जिसमें जो है झंडे शाह जीत गए थे। किसकी किसकी मदद से जीते थे झंडे शाह? जुल्फ़िकार की मदद से। जुल्फ़िकार जो कि उस समय का एक बहुत ही ताकतवर नोबल मैन था, जिसने बैटल ऑफ सक्सेशन में झंडे शाह की मदद करी और उसके बाकी भाइयों को मार गिरा के इसको तख्त पे बिठा दिया। ऐसा बोला जाता है कि राजा तो झंडे शाह ही था, पर पीछे से जो गवर्न कर रहा था, असली में जो किंग मेकर था, वो जुल्फ़िकार ही था। जुल्फ़िकार ही पूरी सारी पॉलिसीज़ पे ध्यान दे रहा था। और जनरल के बारे में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, इन्होंने जजिया टैक्स मिटा दिया था। जजिया टैक्स जो कि सबसे पहले अकबर ने ख़त्म किया था और उसके बाद औरंगज़ेब वापस ले आए थे और उसके बाद झंडे शाह दोबारा जजिया टैक्स को ख़त्म कर देते हैं।
फिर जजिया टैक्स खत्म हो जाता है और तीसरे आते हैं फारूक सियाही, फारूक सियार। फारूक सियार जो कि बहुत ही इनकैपेबल रूलर थे। इनकी कोई भी इन्होंने कुछ भी अचीवमेंट नहीं की, बल्कि इनको माना जाता है कि इन्हें कुछ भी होश नहीं था कि मेरे दरबार में, मेरे एम्पायर में क्या चल रहा है, कहाँ मेरा पैसा जा रहा है। पैसे इनके दौरान जो है पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी, बहुत बर्बादी शुरू हो गई थी और इसलिए इन्हें जो है बहुत ही ज़्यादा इनकैपेबल रूलर माना जाता है, जो कि इन्हें तख्त पे बिठाया था सैयद ब्रदर्स ने। सैयद ब्रदर्स जो कि उस समय के बहुत ही ताकतवर नोबलमैन थे और उन्होंने भी यही वही किया जो जुल्फ़िकार ने किया था। उन्होंने किंग तो बना दिया फारूक सियार को, पर जो खुद पीछे से गवर्न कर रहे थे। वो बात है कि बाद में आगे जाके हम देखते हैं कि बाकी नोबलमैन्स ने मिलके एक कॉन्स्पिरेसी लड़ते हैं और सैयद ब्रदर्स को ख़त्म कर देते हैं, मार डालते हैं। उसके बाद फारूक सियार भी जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो वैसे ही कुछ होश नहीं होता है कि मेरी सल्तनत में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। इसीलिए ये बाद में इनका भी जल्दी डिक्लाइन शुरू हो जाता है। फिर इनके बाद महमूद शाह आते हैं। मोहम्मद शाह जो कि हमारे फोर्थ है लेटर मुगल एम्पायर के किंग। ये बेसिकली 9 है, हम 9 के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से ज़्यादातर के बारे में ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, बस एक दो चीज़ें हैं जो पूछ ली जाएगी। बेसिकली तुम्हें मेन पूछा जाएगा क्रॉनिकल ऑर्डर याद करने के लिए। तुमसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि पहले चार नाम दिए दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन पहले आया कौन बाद में आया, एक क्रॉनिकल ऑर्डर हमें बताओ। तो फारूक सियार के बाद आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जिनकी थोड़ी किस्मत ही खराब चल रही थी। पहले तो फारूक सियार इनका कुछ होश नहीं था कि क्या हो रहा है, मेरे जो है राज्य में क्या हो रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ खजाना गायब हो रहा है। उसके बाद जब इनको खजाना भी कम मिला, ऊपर से अहमद शाह अब्दाली ने अटैक कर दिया था मुगल सल्तनत पे। अहमद शाह अब्दाली जो कि एक बहुत ही बड़े, बहुत ही ताकतवर रूलर थे अफ़गान के। अफ़गान में अहमद शाह अब्दाली को फादर ऑफ नेशन भी माना जाता है, क्योंकि वो उन्होंने जो यूनाइट किया था काफ़ी सारे कबीलों का, अफ़गानी कबीलों को यूनाइट करके अफ़गान बनाया था। वो जो इतनी ज़्यादा ताकत के साथ आते हैं और बहुत सारी रेड करते हैं मुगल एम्पायर में। सबसे पहली जो वो रेड करनी स्टार्ट करते हैं, वो मोहम्मद शाह के टाइम में ही स्टार्ट करते हैं और इस रेड में वो कोहिनूर और पीकॉक अपने साथ ले जाते हैं। पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर ले जाते हैं। अब वो अपने साथ ले जाते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है पहले ये समझ लीजिए कि जो पीकॉक थ्रोन है ये शाहजहाँ ने बनाया था अपने टाइम में। जितनी भी बड़ी बड़ी या फिर फेमस आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं या फिर ज्वेलरी हैं, सब शाहजहाँ के टाइम में ही बनी थी। भले वो ताजमहल हो, मोती मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो, लाल किला हो, सब शाहजहाँ ने बनाया था। पीकॉक थ्रोन भी शाहजहाँ ने बनवाया था, जो कि मोहम्मद शाह गवा देते हैं। बाद में जाके अफ़गानिस्तानियों से भी कोई और आके जो है पीकॉक थ्रोन छीन के ले जाता है। आखिर में धीरे-धीरे पीकॉक थ्रोन गायब हो जाता है हिस्ट्री में। इसके माना जाता है कि इसके जो है नग निकाल लिए जाते हैं, ये सिर्फ़ सोने का रह जाता है, वो भी लोग तोड़ के पिघला के सिर्फ़ सोना ले जाते हैं। बाकी लोगों को कदर नहीं होती है इतनी ज़्यादा कला की। और वो भी इतने ज़्यादा महँगे थ्रोन का करेंगे भी क्या? कोई राजा जो गरीब राजा है, इतना बड़ा महँगा सा थ्रोन ले पे बैठ के क्या करेगा? इससे अच्छा तो उसको पिघलाए, आर्मी खड़ी करे और अटैक कर दे। ये तो मुगल एम्पायर की थी कुछ अलग ही बात थी, उनकी शान-ओ-शौकत थी। उनके पास इतना ज़्यादा पैसा था कि वो इतनी जो है अफ़ोर्ड कर सकते थे, इतने महँगे तख्त पे बैठना। और कोहिनूर का क्या होता है? कोहिनूर को पहले तो अब्दाली उठा के ले जाता है और अब्दाली से जो हमारे महाराजा रंजीत सिंह वापस छीन के ले आते हैं और फिर जो है सिख किंगडम में रहता है कोहिनूर। सिख किंगडम में रहता है कई जनरेशन तक, जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आखिरी सिख किंग को हरा के उनसे कोहिनूर नहीं छीन लेती। फिर कोहिनूर जो है इंग्लैंड में चले जाता है। इंग्लैंड में जाके ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में आ जाती है कि कोहिनूर कोई भी हैंडल नहीं कर सकता है। जिसके पास भी कोहिनूर आता है वो बर्बाद हो जाता है। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कोहिनूर इतना ज़्यादा लुभावना है कि जिसके पास भी कोहिनूर आता है वो बर्बाद हो जाता है
उस पे अटैक होने लग जाते हैं, या किसी न किसी रीज़न से कोहिनूर की सुरक्षा में उसके बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और वो जो है कोहिनूर जिसके पास भी जाता है बर्बाद कर देता है। इससे कोहिनूर के 3 टुकड़े कर दिए जाते हैं। कोहिनूर की इम्पोर्टेंस कम करने के लिए उसके 3 टुकड़े कर दिए जाते हैं, जिनमें से एक टुकड़ा जो है वहाँ की इंग्लैंड की क्वीन की क्राउन में लगा हुआ है। जो ताज पहनती हैं उसमें सेंटर में लगा है कोहिनूर हीरा। बाकी के दो जो पीसीस हैं उनको म्यूजियम में सजा के रखा गया है इंग्लैंड में ही। ये और मोहम्मद शाह को रंगीला भी बोला जाता है। मोहम्मद शाह का इनका जो पेट नेम है रंगीला, इनका पूरा नाम हो गया मोहम्मद शाह रंगीला। इन्हें रंगीला क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लस्ट वाली एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा जीवन के आनंद में लगे रहते हैं। इसलिए इनको मोहम्मद शाह रंगीला भी नाम दिया गया है। इनके बाद आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह ने ना तो कोई बड़ी जंग लड़ी, ना कुछ इम्पोर्टेंट कुछ गवाया, कुछ भी इनके राज में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं हुआ। बस ये बात है, इनके राज में भी अहमद शाह अब्दाली आए थे, थोड़ी बहुत इन्होंने बैटल्स लड़ी थी, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अहमद शाह अब्दाली के बाद आते हैं आलमगीर। आलमगीर ने भी काफ़ी सारी बैटल लड़ी थी अहमद शाह अब्दाली से। जैसे हम जानते हैं अहमद शाह अब्दाली बार-बार आए जा रहा था। उसको एक बार लत लग गई थी कि जब पीकॉक को कोहिनूर पहली रेड में मिल गया था, उसको मज़ा आ गया कि अरे वाह! इतना सारा सोना, इतना तो मैंने अगर मैं पूरी दुनिया में भी कब्ज़ा लेता तो भी इतना सोना नहीं मिलता मुझे। तो बार-बार आए जा रहा था। आलमगीर में भी वो आया था और पानीपत की थर्ड वर्ल्ड वॉर लड़ी गई थी। पानीपत की थर्ड वॉर लड़ी गई थी। ये पानीपत की थर्ड वॉर, पहले देखो पानीपत की 3 वॉर हो गई हैं। पहली वॉर लड़ी थी बाबर ने, दूसरी वॉर लड़ी थी अकबर ने। बाबर ने जो लड़ी थी वो दिल्ली सल्तनत के खिलाफ लड़ी थी। अकबर ने जो वॉर लड़ी थी वो जो शेरशाह सूरी के खिलाफ, वो हेमू हेमू के खिलाफ लड़ी थी अकबर ने वॉर। और ये तीसरी पानीपत की वॉर है जो अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ते हैं, हमारे आलमगीर और मराठास। उस समय आलमगीर को एक पपेट रूलर बना दिया था मराठास ने। मराठास कॉन्कर करते करते नॉर्थ इंडिया में आ गए थे। नॉर्थ इंडिया क्या, उन्होंने सिंधु नदी भी, जो हमारी इंडस रिवर है, उसको भी पार कर लिया था। पहले कोई रूलर थे साउथ इंडिया के या डेक्कन प्लेटू के जो जिन्होंने जो सिंधु नदी या फिर इंडस नदी को पार किया था। इसलिए बीच में जब दिल्ली आती है तो आलमगीर को पपेट रूलर डिक्लेयर कर देते हैं कि भैया तुम रूलर बन जाओ, जो हमारे लिए दिल्ली और आसपास के रूल एरिया को रूल कर लो, मुगल सल्तनत के नाम से रूल कर लो, हमें थोड़ा पैसा देते रहना, हमें फिक्स रिवेन्यू हमारा निकालते रहना, टैक्स लेते देते रहना। पर पानीपत की थर्ड वॉर में आलमगीर और मराठा एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ होते हैं अहमद शाह अब्दाली, और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस वॉर होती है। ऐसी इंटेंस वॉर अब तक इंडिया में इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंटेंस वॉर नहीं देखी गई थी। इस वॉर में बहुत सारी नई न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अहमद शाह अब्दाली बहुत सारे बारूद का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, ऊँटों पे रख के छोटी-छोटी तोपें चलाते हैं। इन सब का रिज़ल्ट ये होता है कि पानीपत 3 वॉर में अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। फिर हमारे ये हो गए हमारे 6th रूलर। इसके बाद आते हैं शाह आलम। शाह आलम सेकंड। आई थिंक इनका नाम सेकंड क्यों है? अब तक हमने सारे मुगल एम्पायर को पढ़ते जा रहे हैं, हमने तो कोई शाह आलम नहीं देखा कि शाह आलम सेकंड क्यों आ गए फिर? एक्चुअल में बहादुर शाह को निकनेम या फिर उनका टाइटल था शाह आलम का, इसलिए इन्हें शाह आलम वन भी कई बार कह देते हैं। इसके कारण जो हमारे 7th किंग हैं उनका नाम शाह आलम टू रखा गया था। शाह आलम ने बैटल ऑफ बक्सर लड़ी थी। बैटल ऑफ बक्सर जो कि बैटल ऑफ बक्सर जो कि एक बिहार में एरिया है बक्सर का, वहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी, और उस बैटल में निर्णायक रूप से ब्रिटिशर्स जीत गए थे। और मुगल एम्पायर हमेशा हमेशा के लिए एक गुमनामी में चला गया, मतलब लोगों को समझ में आ गया अब मुगलों का रूल नहीं रहा है, अब मुगलों की कोई हैसियत नहीं रही है। धीरे धीरे जो है बाद में इनको भी बस पपेट रूलर बन के रह जाते हैं। मुगल्स अंग्रेज़ों के राज में पपेट रूलर्स बन के रह जाते हैं। बैटल ऑफ बक्सर। अब हमारे 2 और बचते हैं।
इनको मैं इधर लिख देता हूँ, आपको देखने में आसानी हो जाएगी कि ये है पहले अकबर टू। अकबर टू, जैसे कि वन तो सब जानते ही हैं, ये अकबर टू है। अकबर के जो वन इतने महान रूलर थे, अकबर टू उतने ही कमज़ोर रूलर होते हैं, क्योंकि अकबर टू पहले मुगल एम्परर होते हैं जिन्होंने राजा का स्टेटस गवा दिया था। उन्होंने राजा का स्टेटस गवा दिया था और एक पेंशनरी बन गए थे। ब्रिटिश एम्पायर में एक पेंशनरी बन गए थे कि अब ये ब्रिटिश एम्पायर इनको पेंशन दिया करता था कि तुम भाई अब तुम जो है राजा नहीं रहे हो, राजा का स्टेटस छीन लिया और तुम बस हमारी पेंशन पे जियोगे। तुम्हारा क्या काम होगा, बस अपने जो है राजघराने में जियो, अपने रेड फोर्ट में शान शौकत से जियो, हम तुम्हें पैसे देते रहेंगे। और इसलिए ऐसे क्यों करा गया था, ताकि जो बाद में जाके अकबर या फिर इसके जो भी सपोर्टर्स हैं वो विद्रोह ना कर दें। इन अकबर को भी खुश कर दिया, बिना वॉर लड़े, और जो उस इलाके को भी जीत लिया, दिल्ली आगरा का जो इलाका है उसको बिना वॉर लड़े जीत लिया ब्रिटिशर्स ने। मतलब पहले बक्सर की वॉर तो लड़ी गई थी, पर पूरी तरीके से इनको ना खत्म करते हुए इनको पेंशनरी बना दिया था, और इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि वो समझ गए थे मैं जो है हार तो चुका ही हूँ, अब जो है कम से कम पेंशन तो मिल रही है, उनको बेटिसा का नुकसान करके क्या फ़ायदा? इससे अच्छा थोड़ा चलो अब हार मान ही लेते हैं अपनी। इसके बाद आते हैं बहादुर शाह 2। बहादुर शाह 2 जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे, सही मायने में लास्ट मुगल एम्परर। इसमें इनका क्या केस था कि इनकी जो कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी इनका वारिस नहीं था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक नया लॉ लेके आ गई थी जिसके ज़रिए, जिसमें लिखा था कि जिस भी किंगडम का कोई भी वारिस नहीं होगा उसको हम एनेक्स कर लेंगे, उसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद जैसे इन्होंने एक सौतेला बेटा या फिर एक मुंह बोला बेटे को बना तो दिया था कि मेरे पास ये बनेगा राजा, पर ब्रिटिशर्स ने मानने से इनकार कर दिया था। इसका क्या रिजल्ट हुआ? 1857 में गदर हुआ था। 1857 के गदर में बहादुर शाह ने साथ दिया था रिवॉल्यूशनरीज का, उनका साथ दिया था और उन्हें बहादुर शाह को इंडिया का किंग डिक्लेयर कर दिया था रिवॉल्यूशनरी के द्वारा। जो मंगल पांडे हैं मेरठ में जो उन्होंने विद्रोह कर दिया था, या फिर रानी लक्ष्मीबाई, इन सब ने मान लिया था कि बाद इन सब ने जो है बहादुर शाह के अंदर लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने बोला था बहादुर शाह तो हमारे लीडर हैं और हम सारे छोटे छोटे किंगडम और जो है विद्रोही सेना, जो सिपाही हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोही सिपाही, वो सब के सब बहादुर शाह को अपना राजा मान के उनके परचम में युद्ध करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। 1857 में ये वॉर सिर्फ एक साल तक चली थी और 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरीके से कुचल लिया था विद्रोह को। इसके बाद बहादुर शाह को जो है निकाल दिया, उनके लाल किले से बाहर निकाल के फेंक दिया और उन्हें म्यांमार में जाके रख दिया था। म्यांमार में नज़रबंद कर दिया था। रंगून जो म्यांमार की कैपिटल है, बर्मा की कैपिटल है, उस समय भी कैपिटल थी, उस बर्मा में जेल में या फिर नज़रबंद बहादुर शाह को रख दिया था। बुढ़ापा उनका उसी जेल में गुजरा और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ मुगल एम्पायर का अंत होता है, जो हमारा स्टार्ट होता है बाबर के साथ और ख़त्म होता है बहादुर शाह 2 पे। अब मैं उम्मीद करता हूँगा आपको ना कि सिर्फ ये आज की लेटर मुगल एम्पायर की वीडियो, बल्कि पूरा मुगल एम्पायर का ये सीरीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने की। और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है इंडियन हिस्ट्री से जुड़ी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।